नमस्कार साथियों, आप सबका शिक्षा दृश्य चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बौद्ध दर्शन, बौद्ध शिक्षा के विषय में चर्चा किया था। आप सब पढ़े होंगे, समझे होंगे। आज हम लोग बौद्ध शिक्षा प्रणाली के क्या गुण रहे और क्या कमियां रही, क्या दोष रहे, और साथ साथ वैदिक शिक्षा प्रणाली से बौद्ध शिक्षा प्रणाली किस प्रकार भिन्न है और क्या क्या समानताएं हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बौद्ध शिक्षा के गुण और दोष इसको समझ लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं रही हैं। बौद्ध शिक्षा के विषय में जो कुछ हमने पढ़ा समझा, उसमें बहुत सी अच्छाइयां रही हैं जो हमारी शिक्षा के आज भी अंग बने हुए हैं, जिसको शिक्षा में स्थान आज भी प्राप्त है और जो आज की शिक्षा के लिए आधार का काम कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला गुण है वो है केंद्रीय नियंत्रण। ये हमारा जो गुण है, ये केंद्रीय नियंत्रण, जो कि आज भी राज्य और केंद्र सरकार का नियंत्रण शिक्षा पर है, यह बौद्ध कालीन शिक्षा में भी विद्यमान था। जो वहां के शासक थे, उनका नियंत्रण शिक्षा पर रहता था और ये गुण आज भी प्राप्त है। इससे शिक्षा व्यवस्थित ढंग से संचालित होती है। जो दूसरा गुण है वह है प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और उच्च शिक्षा सशुल्क। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क, जो कि आज भी अपनाया गया है, तथा उच्च शिक्षा सशुल्क, ये आज भी हमारे शिक्षा का अंग बना है। तीसरी जो विशेषता थी वह है सभी स्तर की, सभी प्रकार की शिक्षा का प्रबंध। सभी स्तरों पर सभी प्रकार की शिक्षा का प्रबंध। जो चौथी विशेषता है वह है शिक्षा के समान अवसर। सभी को समान अवसर प्राप्त था। शिक्षा के समान अवसर, ये सबसे बड़ा गुण। सबको समान अवसर प्राप्त था, सबको लोकतांत्रिक शिक्षा मिलती थी, तो यह भी एक विशेषता है। कोई भेदभाव नहीं, जो आज की शासन पद्धति और शिक्षा व्यवस्था में लागू है। लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था, बिना भेद के सबको समान अवसर की प्राप्ति। शिक्षा के उद्देश्य जो बौद्ध काल में थे वो व्यापक थे, ये भी विशेषता है। चरित्र का निर्माण, व्यवसायिक शिक्षा, ज्ञान का प्रसार। शिक्षा के उद्देश्य व्यापक, जो उद्देश्य निर्धारित थे, हमने कई उद्देश्यों की चर्चा की थी। ज्ञान का प्रसार करना, व्यवसायिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और चरित्र का निर्माण सबसे ज्यादा आवश्यक।
विस्तृत पाठचर्या और मौखिक शिक्षा पद्धति में सुधार, विस्तृत पाठचर्या और मौखिक जो शिक्षण पद्धति थी शिक्षण पद्धति में सुधार, और इसके अलावा जो लोक भाषा पाली थी वो शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम पाली, क्योंकि बालक सबसे ज्यादा जो सीखता है वह मातृभाषा में सीखता है, लोक भाषा में सीखता है और समझता है। इसलिए संस्कृत भाषा का प्रयोग न करके बौद्ध काल में पाली भाषा का प्रयोग किया गया। गुरु शिष्य का जो संबंध था वो अनुशासित जीवन था। गुरु शिष्य संबंध मधुर और अनुशासित, ये विशेषता थी। और एक विशेषता और जो जीवन पद्धति थी वो धार्मिक नैतिक थी। जीवन की पद्धति धार्मिक नैतिक और संस्कार युक्त थी। धार्मिक नैतिक और संस्कार युक्त थी। ये शिक्षा के बौद्ध शिक्षा के विशेष गुण रहे हैं, जिसमें केंद्रीय नियंत्रण प्राप्त था शासन का, जो आज भी है। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी उस समय भी, आज भी, और उच्च शिक्षा सशुल्क थी। सभी स्तरों पर सभी प्रकार की शिक्षा का प्रबंध था, प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग, उच्च शिक्षा के अलग, और जो जो उचित विषय है वर्णमाला ज्ञान वो सब व्यवस्थित था। शिक्षा के अवसर सबको समान दिए जाते थे, चाहे जिस वर्ण का हो, समुदाय का हो। लोकतांत्रिक शिक्षा पद्धति किसी के पास किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। शिक्षा के उद्देश्य व्यापक थे। जो जीवन के उद्देश्य थे वो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक थे, और उसके आधार पर शिक्षा के उद्देश्य बनाए गए थे जो काफी व्यापक थे। विस्तृत पाठचर्या बनाई गई थी। लगभग सभी विषयों का ज्ञान जो उस समय तक खोज में था, व्यवस्था में था, जो प्रचलित था, सबको पाठचर्या में स्थान रख दिया गया था। और जो वैदिक काल से ही शिक्षा की पद्धति मौखिक चली आ रही थी, इसमें काफी कुछ सुधार किया गया, आधुनिक बनाया गया, और शिक्षा का माध्यम संस्कृत को न करके लोक भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा जो पाली भाषा थी उसको रखा गया। गुरु शिष्य का संबंध मधुर था, प्रेम पूर्वक अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे सब, और एक दूसरे के आचरण पर ध्यान देते थे। जीवन की पद्धति धार्मिक थी, नैतिक थी और संस्कार युक्त थी। ये बौद्ध शिक्षा के गुण रहे। इसमें कौन कौन सी कमियां रही इस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा 1200 ईस्वी तक भारत में रही, 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक। दोष या कमियां, कौन कौन से दोष रहे, कौन कौन सी कमियां रही, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा दोष था वह था आय के अनिश्चित स्रोत और भिक्षाटन। आय के अनिश्चित स्रोत और
भिक्षाटन, भिक्षाटन ही आय के स्रोत विशेष रूप से थे और अनिश्चित थे। ये सबसे बड़ी कमी थी। पैसे की समस्या बीच बीच में आ जाती थी, धन की। शिक्षा का अमनोवैज्ञानिक संगठन, शिक्षा का अमनोवैज्ञानिक संगठन, अमनोवैज्ञानिक संगठन, जो शिक्षक संगठन था वो अमनोवैज्ञानिक था। अलग अलग स्तरों पर पाठचर्या अलग अलग अव्यवस्थित थी। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षण की विधि का अभाव था। बाल मनोविज्ञान की तरह शिक्षण विधि का अभाव, ये समस्या थी। और जो कमी थी वो थी जो शिक्षा के केंद्र थे उनकी कठोर जीवन पद्धति थी। जो शिक्षा की संस्थाएं थी, संस्थाओं में कठोर जीवन पद्धति, रहन सहन के ढंग काफी कठिन थे, जो कि बाल केंद्रित कम थे। स्त्री शिक्षा का ह्रास देखा जाता है बौद्ध काल में। बाद में व्यवस्था की गई स्त्री शिक्षाओं के लिए मठों विहारों में, लेकिन इसमें बहुत सी समस्याएं भी रही है। बौद्ध दर्शन हमने पढ़ाया है, बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप देख सकते हैं। उसमें और विस्तृत चर्चा की गई है। स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ में नहीं थी और बाद में शिक्षा की व्यवस्था तो की गई, लेकिन उसमें बहुत सी समस्याएं भी पैदा हुई है। सैनिक शिक्षा का अभाव जो सबसे बड़ी कमी थी, सैनिक शिक्षा का अभाव, ये सब कमियां दिखाई देती हैं और इसका परिणाम हुआ कि दूसरा धर्म और दूसरी शिक्षा प्रणाली हमारे देश में लागू हुई। आय के अनिश्चित स्रोत और भिक्षाटन, शिक्षा का अमनोवैज्ञानिक संगठन, बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था का अभाव, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का अभाव, संस्थाओं में कठोर व्यवस्थित जीवन का न होना, कठोर जीवन पद्धति का होना, स्त्री शिक्षा का अभाव और सैनिक शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अहिंसा का पालन करते थे, सैनिक शिक्षा का विरोध करते थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि बाद में बहुत से विदेशी आक्रमण हुए, बहुत से लोग आके आधिपत्य किए और जो शिक्षा संस्थाएं थी, व्यवस्थित शिक्षा संस्थाएं थी, उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिए। परिणाम यह हुआ कि भारत में दूसरे लोगों का आधिपत्य हो गया, बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ा। अगर हम बौद्ध शिक्षा का योगदान देखते हैं, तो योगदान में हमको बहुत सी अच्छाइयां भी देखने को मिलेंगी। शिक्षा का जो केंद्रीय नियंत्रण था, हमने पहले ही बताया कि केंद्रीय नियंत्रण का जो सीख मिला, केंद्रीय नियंत्रण की जो परिपाटी प्रचलित हुई, वो बौद्धकालीन शिक्षा की देन थी। विभिन्न विभाग शिक्षा के विभागों की व्यवस्था भी हमको बौद्धकालीन शिक्षा में मिलती है। ये भी बहुत बड़ा योगदान है। विस्तृत पाठ्यक्रम बौद्धकालीन शिक्षा की देन है, विस्तृत पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि, जो शिक्षण विधि है मौखिक थी, बाद में लेखन कला भी प्रचलित हो गई, लेकिन
मौखिक शिक्षण विधि में भी सुधार किया गया। ये योगदान है। सबसे बड़ा जो योगदान है वो लोकतांत्रिक शिक्षा, ये बौद्धकालीन शिक्षा की देन है। लोकतांत्रिक शिक्षा ये सबसे बड़ा योगदान है। स्त्री पुरुष को समानता का अधिकार, ये भी बौद्धकालीन शिक्षा की देन है। स्त्री पुरुष समान माना गया। और एक जो विशेषता है वो कला कौशल और व्यावसायिक शिक्षा, कला कौशल और व्यावसायिक शिक्षा, ये बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता रही है। कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। संसार का प्रथम विश्वविद्यालय संसार का अगर पूछा जाता है प्रश्न में, तो यह था तक्षशिला। ध्यान देना है, कई बार पूछा गया है। संसार का प्रथम विश्वविद्यालय अगर था तो वह था तक्षशिला। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय अगर कहा जाए तो वह भी तक्षशिला आता है। एक प्रश्न और आता है कि चिकित्सा का जो प्रमुख केंद्र था, चिकित्सा का केंद्र अगर बात आती, प्रश्न आता है, तो वह भी तक्षशिला था। बौद्धकालीन चिकित्सा का जो प्रमुख केंद्र था वो तक्षशिला ही था। शिशु शिक्षा का प्रारंभ, ये प्रश्न आता है। शिशु शिक्षा का प्रारंभ, अगर ये प्रश्न आता है तो 6 से 8 वर्ष में शिक्षा का प्रारंभ होता था। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। और शिक्षा का माध्यम, ये भी प्रश्न बनता है, शिक्षा का माध्यम। तो हमने कई बार बताया कि शिक्षा का माध्यम पाली था। ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस पर आप सबको ध्यान देना है, इसकी तैयारी करना है। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। ये बौद्ध शिक्षा के गुण और दोष, कुछ अच्छाइयां और कुछ कमियां थी जो कि हम सबको जानना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बौद्ध कालीन शिक्षा किस प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित थी, किस प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा से मिलती जुलती थी, और क्या क्या असमानताएं थी वैदिक और बौद्ध शिक्षा की तुलना वैदिक बौद्ध शिक्षा की तुलना बौद्धकालीन शिक्षा और वैदिक कालीन शिक्षा की तुलना, क्या क्या समानताएं थी और क्या क्या असमानताएं थी, इसको भी हमको जानना चाहिए। इसमें जो समानताएं थी उसको हम देखते हैं। समानताएं कौन कौन सी समानताएं थी? जो समानताएं मिलती उसमें पहली कि राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। राज्य नियंत्रण से मुक्त थी। दोनों संस्थाएं, दोनों शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। आय का जो स्रोत था, इसमें भी समानताएं हैं। आय के स्रोत
क्या थे? दान और भिक्षा। ये समानताएं दोनों में मिलती हैं। शिक्षा दो स्तरों में विभाजित थी। शिक्षा दो स्तरों में आप सब परिचित हैं, प्राथमिक और उच्च। ये असमानताएं थी, प्राथमिक और उच्च। शिक्षा के जो उद्देश्य थे वह भी समान थे। उद्देश्य समान थे, जिसमें जो प्रमुख था वह था चरित्र निर्माण। इस पे दोनों पर ज्यादा जोर दिया गया, चरित्र निर्माण पर। उद्देश्य समान थे। पाठचर्या में जो भी विकसित ज्ञान था, कला कौशल को शामिल किया गया। पाठचर्या में विकसित, जो उस समय तक विकसित था, ज्ञान, विशेष करके कला कौशल को स्थान दिया गया। कला कौशल को स्थान दिया गया है। मौखिक विधियां उस समय प्रचलित थी, आप सब बार बार पढ़े हैं। वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, सम्मेलन, ये सब मौखिक शिक्षण विधियां थी। और जो क्रियात्मक विकास के लिए विधियां का प्रयोग किया जाता था, उसमें प्रदर्शन विधि। मौखिक शिक्षण विधियां दोनों में कॉमन थी और क्रियात्मक विकास के लिए प्रदर्शन विधि, ये विशेषता थी। इसके अलावा जो हमको समानताएं मिलती हैं, उसमें संस्थाओं का जो नियम था वह कठोर था। संस्थाओं का नियम दोनों में कठोर अनुशासन व्यवस्था दोनों में लागू थी। गुरु शिष्य संबंध की बात आती है। गुरु शिष्य संबंध दोनों में मधुर और प्रेम पूर्वक, दोनों में मधुर थे, प्रेम पूर्वक और पवित्र थे। और समानताओं की बात की जाए तो जो शिक्षण की संस्थाएं थी वो दोनों में आवासीय थी। संस्थाएं दोनों में आवासीय थी, ये भी ध्यान देना है। बालक जाकर वहीं रुककर पढ़ते थे, गुरु के संरक्षण में रहते थे। दिनचर्या जो थी वह संस्कार प्रधान थी। दिनचर्या संस्कार प्रधान थी। ये भी समानता मिलती है। उच्च शिक्षा के जो बड़े बड़े केंद्र थे वह काफी उन्नतशील अवस्था में थे, लेकिन जन शिक्षा के लिए उचित प्रबंध नहीं था, ये कमी थी। उच्च शिक्षा तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी आप सब देखते हैं, जो कि वैदिक काल में भी थे और बौद्ध काल में भी थे। कांची, काशी, मिथिला, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सब उच्च शिक्षा के केंद्र, उच्च स्तर के थे। किंतु जन शिक्षा दोनों में अभाव। हालांकि अभी हम
असमानताओं पर भी चर्चा करेंगे। स्त्री शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, दोनों में स्त्री शिक्षा का अभाव। वैदिक काल में प्रारंभिक अवस्था में स्त्री शिक्षा थी और बौद्ध काल में अंतिम अवस्था में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था की गई, लेकिन बीच के समय में स्त्री शिक्षा कोई विधान नहीं था। घरों में, उच्च कुलों में ही महिलाएं अध्ययन कार्य करती थी, लेकिन मठों में, विहारों में, आश्रमों में स्त्री शिक्षा की अवहेलना हुई है। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया, दोनों में व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान दोनों में दिया गया। और जो समानता मिलती है वह धर्म आधारित नैतिक और संस्कार युक्त शिक्षा दोनों में जोर दिया गया। ये शिक्षा की व्यवस्था में जो समानताएं थी वैदिक काल और बौद्ध काल दोनों में हमको मिलती हैं। राज्य का नियंत्रण दोनों से मुक्त था, दोनों में आय के स्रोत दान और भिक्षा थे। दो स्तर प्राथमिक और उच्च, उद्देश्य समान थे, चरित्र का निर्माण करना। पाठचर्या में जो भी उस समय तक विकसित ज्ञान था, कला कौशल, उन सबको स्थान दिया गया। मौखिक शिक्षण विधि उस समय प्रचलित थी, उसमें क्रियात्मकता को बढ़ाने के लिए प्रदर्शन विधि का प्रयोग होता था। संस्थाएं के जो नियम थे वो कठोर थे, अनुशासन। गुरु शिष्य मधुर, पवित्र और प्रेम पूर्वक रहते थे, आचरण पर एक दूसरे के ध्यान देते थे। संस्था आवासीय थी। दिनचर्या जो थी वह संस्कार प्रधान थी। उच्च शिक्षा के जो केंद्र थे वह उच्च स्तर के थे, चाहे तक्षशिला हो, नालंदा हो, काशी हो, ये सब उच्च शिक्षा केंद्र उच्च स्तर के थे। स्त्री शिक्षा का अभाव दोनों में मिलता है। व्यवसायिक शिक्षा पर ध्यान दोनों शिक्षाओं में दिया गया और धर्म आधारित नैतिक संस्कार युक्त शिक्षा दोनों में प्रचलित थी। तो ये बौद्ध शिक्षा में समानताएं थी। क्या क्या असमानताएं थी उसको भी हम देख लेते हैं। असमानताएं, तुलना में समानताएं और असमानताएं दोनों पर चर्चा किया जाता है। असमानताएं, असमानताएं कौन कौन सी थी? इसमें वैदिक और बौद्ध काल में जो पहली असमानता देखने को मिलती है वह वैदिक में गुरु का नियंत्रण था और बौद्ध शिक्षा में संघ का ये वैदिक शिक्षा में जो संस्था थी उसमें नियंत्रण गुरु का था और बौद्ध शिक्षा में संघ का नियंत्रण था। वैदिक शिक्षा में शिष्य भिक्षा मांगते थे, वैदिक में शिष्य भिक्षाटन करते थे बोलकर, यह भी ध्यान देना है। लेकिन बौद्ध में दोनों मतलब गुरु और शिष्य दोनों मौन रूप में
बिना बोले मौन रूप में बिना बोले भिक्षाटन करते थे। ये असमानता थी। प्राथमिक शिक्षा परिवार में होती थी। वैदिक प्राथमिक शिक्षा घर में, और बौद्ध की बात करें, बौद्ध में मठों बिहारों में। ये असमानता देखने को मिलती है। वैदिक धर्म अनिवार्य था। जो भी शिक्षा लेते थे वैदिक काल में, उसमें वैदिक धर्म अनिवार्य था, और बौद्ध काल में जो शिक्षा लेते थे उसमें बौद्ध धर्म की अनिवार्यता थी। वैदिक धर्म वैदिक काल में वैदिक धर्म अनिवार्य, और बौद्ध में बौद्ध धर्म। ये असमानता है। वैदिक काल में वैयक्तिक शिक्षण व्यवस्था थी। वैदिक काल में वैयक्तिक शिक्षण, गुरु के संरक्षण में जाकर वैयक्तिक शिक्षण। लेकिन बौद्ध काल में सामूहिक शिक्षण, ये अंतर हमको मिलता है। सामूहिक शिक्षण। और जो असमानता देखने को मिलती है उसमें सबसे बड़ा जो अंतर है, शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। कब? वैदिक में। और वहीं बौद्ध में पाली, ये शिक्षा का माध्यम था। और असमानता जो मिलती है वह था आंतरिक अनुशासन। वैदिक काल में आंतरिक अनुशासन, और बौद्ध काल में वैदिक काल में तो आंतरिक अनुशासन था, और बौद्ध काल में वही अनुशासन बाह्य था। इसमें कठोर संघ द्वारा, भिक्षुओं के द्वारा दंड की व्यवस्था थी। गुरु का आचरण, शिष्य आचरण अगर वैदिक काल में देखा जाए, शिष्य आचरण पर ध्यान जो देते थे गुरु देते थे। लेकिन बौद्ध काल की अगर बात की जाए, बौद्ध काल में संघ ध्यान देता था। उसमें संघ सर्वोपर था। संघ सर्वोपर था, और वैदिक में गुरु सर्वोपर था। बौद्ध में संघ सर्वोपर था। वैदिक की तुलना में बौद्ध संस्थाएं ज्यादा विकसित थी। वैदिक तुलना में बौद्ध संस्थाएं ज्यादा व्यवस्थित, स्वाभाविक है। समय के साथ बदलाव, परिवर्तन और व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी हो जाती है। वैदिक की तुलना में बौद्ध शिक्षा चूंकि बाद में थी तो ज्यादा व्यवस्थित हो गई थी। वैदिक
तुलना में बौद्ध के जो विश्वविद्यालय थे वह भी ज्यादा विकसित थे। गुरुकुल जो संचालित था वो झोपड़ी आश्रम में और बौद्ध भवनों में शिक्षा। एक तरफ आश्रम झोपड़ी थी और दूसरी तरफ भवन का निर्माण हो गया था। वैदिक तुलना में व्यवसायिक शिक्षा भी बौद्ध ज्यादा विकसित थी। वैदिक तुलना में व्यवसायिक शिक्षा अधिक विकसित और हम बात करते हैं तो वैदिक काल में कर्मकांड अधिक विकसित था। वैदिक कर्मकांड ज्यादा महत्व दिया गया और बौद्ध में मानवता पर ज्यादा। ये असमानताएं हमको मिलती हैं। वैदिक गुरु के नियंत्रण में संस्थाएं थी और बौद्ध में संघ के द्वारा। वैदिक शिष्य भिक्षाटन करते थे और वो बोलकर करते थे, वही बौद्ध में दोनों गुरु शिष्य दोनों भिक्षाटन करते थे और वो मौन रूप में करते थे। वैदिक प्राथमिक शिक्षा घर में होती थी और हमने ये भी बताया था कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ, प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ उपनयन विद्यारंभ संस्कार के द्वारा होता था और बौद्ध काल में मठों और विहारों में होता था और यह होता था पवज्जा संस्कार के द्वारा। पवज्जा से होता था और इसमें विद्यारंभ होता था। ये पवज्जा संस्कार 6 से 8 वर्ष में होता था और ये 5 से 6 वर्ष में विद्यारंभ संस्कार होता था। वैदिक काल में वैदिक धर्म अनिवार्य था और बौद्ध काल में बौद्ध धर्म अनिवार्य था। वैदिक काल में वैयक्तिक शिक्षण विधि थी और बौद्ध काल में सामूहिक शिक्षण विधि संचालित थी। ये असमानता मिलती है। वैदिक काल में संस्कृत माध्यम था और बौद्ध काल में पाली माध्यम था। वैदिक काल में आंतरिक अनुशासन पर बल दिया जाता था और बौद्ध काल में वह अनुशासन पर बल दिया जाता था। शिष्य आचरण पर ध्यान गुरु देते थे वैदिक काल में और बौद्ध काल में संघ सर्वोपर था। वैदिक की तुलना में बौद्ध संस्थाएं ज्यादा व्यवस्थित थी। गुरुकुल झोपड़ी आश्रम में वैदिक काल में जहां थे वहीं बौद्ध काल में भवनों में शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में व्यवसायिक शिक्षा अधिक विकसित हो गई थी। समय के अनुसार नई ज्ञान, नई तकनीकी, नई शिक्षा का विस्तार हो गया था, स्वाभाविक है। और कर्मकांड जहां वैदिक काल में ज्यादा महत्व दिया जाता था वही बौद्ध काल में मानवता पर ज्यादा बल दिया जाता था। ये वैदिक और बौद्ध कालीन शिक्षा की तुलना रही, समानताएं और क्या असमानताएं रही हैं। वैदिक काल जहां 200, 2000, 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था, वहीं बौद्ध काल 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक मिलता है। ये समय का विभाजन भी दोनों का अलग अलग है। पहले वैदिक काल था, वैदिक शिक्षा संचालित थी, वैदिक धर्म था और बाद में बौद्ध धर्म
बौद्ध शिक्षा का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन ये दोनों शिक्षाएं आपस में प्रतिस्पर्धा के साथ 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 संचालित हुई, समाज को, राष्ट्र को नई दिशा देने का कार्य की। बहुत सी समानताएं, बहुत सी असमानताएं होते हुए भी ये देश के नागरिकों को एक विशेष शिक्षा से लाभ पहुंचाए। यही कारण था कि चाहे वो वैदिक काल हो या बौद्ध काल हो, विश्व गुरु के रूप में भारत विद्यमान था। दोनों शिक्षाएं मिलकर अच्छे अच्छे उच्च स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थापना की। संसार का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला में मिलता है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, अन्य सभी विषयों में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा और धर्म दर्शन के से संबंधित वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं और अच्छे से आप समझ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सब का सहयोग अपेक्षित है। एक नए वीडियो के साथ मुस्लिम शिक्षा प्रणाली लेकर हम शीघ्र प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।